स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट टाइम जो है वी वर डिस्कसिंग द sound propagation system, which is that pipe, long pipe. सर लाइक लास्ट शॉट बाकी है इसका बोलेंगे आज। अच्छा, वो स्टैंडिंग वेव्स वाला एक चीज बचा था ना। हाँ ठीक है। तो क्या होगा, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे स्टैंडिंग वेव्स के, जिनमें वो तुमको बेसिकली दे विल टेल यू कि दो स्ट्रिंग्स को अटैच कर दिया गया है। ठीक है, ऐसा कुछ दे देंगे कि एक तरफ से फिक्स्ड है, दूसरा तरफ से फिक्स्ड है, और एक स्ट्रिंग है कुछ लेंथ का और फिर दूसरा स्ट्रिंग है कुछ लेंथ का, और दोनों का मास पर यूनिट लेंथ अलग अलग है। ठीक है, समथिंग लाइक म्यू एंड 4 म्यू एंड एल एंड 3 एल, लेट्स से। और फिर बोलेगा कि ये पूरा कंबाइंड सेटअप जो है, इस पे स्टैंडिंग वेव सेटअप करना है मेरे को। तो पहली चीज तो ये है कि क्योंकि दोनों स्ट्रिंग स्मूथली जॉइंड है, तो जो मेन पॉइंट है टू कीप इन माइंड इज दैट टी इज सेम इन बोथ स्ट्रिंग्स, राइट? And if t is same in both strings, then the fundamental frequency, then ये भी कह सकते हैं कि C1 जो है will be 2 times C2. Does this make sense? इसमें वेव का यस सर। स्पीड, इसमें जो वेव का स्पीड है वो इसका ट्वाइस होगा, क्योंकि इसका मास पर यूनिट लेंथ 4 टाइम्स है और वो डिनोमिनेटर में रूट में आता है। टेंशन सेम है, अंडर रूट टी बाई म्यू। सर C2 विल बी 2 टाइम्स C1 राइट? नहीं, दिस इज हैवी स्ट्रिंग ना, तो इसमें स्लोअर चलेगा वेव। C1 विल बी डबल ऑफ C2, इसमें फास्टर वेव जाएगा ना। राइट सर। इसमें अंडर रूट टी बाई म्यू होगा, इसमें अंडर रूट टी बाई 4 म्यू होगा। ठीक सर है, गॉट इट। तो देयरफॉर इसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा FF1, वो FF2 के रिलेटिव कितना ज्यादा या कम होगा। अब इसमें C का भी फैक्टर आएगा और लेंथ का भी फैक्टर आएगा, लेकिन इसमें ये देखना पड़ेगा कि ये स्ट्रिंग्स किस तरीके से बिहेव करने वाले हैं। दिस इज समथिंग दैट द प्रॉब्लम विल हैव टू टेल यू। सो दे विल देन स्टेट कि जो जॉइन है वहां पे नोड बनना है, मान लो ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो केस ये हो सकता है कि join is a node, right? If the join is a node, then both strings are basically behaving as string fixed at both end. ठीक है, और यदि वैसा है तो अब जो है तुम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिख ही सकते हो कि भाई C/4L है। ठीक है, तो सॉरी C/2L है। तो इन दैट केस FF1 जो है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 जो है, वो है C1/2L1, विच इज लेट्स से कुछ भी ले लो, मतलब मान लो कि C2, लेट C2 बी C, तो C1 इज 2C, राइट? तो 2C/2L फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन द सेकेंड स्ट्रिंग हो गया C2/2L2, जो कि हो जाएगा C/3L, बराबर। यानी कि FF1 जो है वो 3 टाइम्स FF2 है, करेक्ट? तो ये इनमें रिलेशनशिप आ गई। अब यहाँ पे नोड रखते हुए तुम क्या क्या सेट कर सकते हो, तो अब बात होगी कि भाई क्या फ्रीक्वेंसी का वेव सेटअप होगा। तो अब बोलेंगे, मान लो तुमको कि भाई स्टैंडिंग वेव 6 टाइम्स होगा क्या? ये C/L है, C/3L है। अच्छा सॉरी, C/2 × 3L है, तो 6 टाइम्स है, करेक्ट बोल रहे हैं चिन्मय, 6 टाइम्स है। तो स्टैंडिंग वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी F0 इज सेटअप। तो अनदर की आइडिया 1 जो था ये था कि दोनों में टेंशन सेम है। की आइडिया 2 ये है कि दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों स्ट्रिंग्स में।
दोनों में ही एफ नॉट फ्रीक्वेंसी का स्टैंडिंग वेव सेटअप होगा, लेकिन क्योंकि दोनों का फंडामेंटल अलग अलग है तो एफ नॉट किस स्ट्रिंग के लिए कौन सा हार्मोनिक होगा वो अलग अलग हो सकता है. सो टेक एन एग्जांपल कि भाई ले कि हम सेटअप करने वाले हैं स्टैंडिंग वेव ऑफ 360 हर्ट्ज, एंड लेट्स से सेकंड स्ट्रिंग का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो है मान लो 10 हर्ट्ज, ऐसी मैं कुछ भी डेटा ले रहा हूँ. तो जो एफ एफ वन है वो 60 हर्ट्ज है, और दोनों में ही स्टैंडिंग वेव ऑफ 10 हर्ट्ज, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा. लेट्स से कि 20 ले लो, 30 ले लो, ठीक है. 30, 60 अगर ले लें तो 360 आ जाएगा. 60 ले लो, मान लो एफ एफ टू जो है 60 हर्ट्ज है, तो ये खुद 360 हर्ट्ज हो गया. यहाँ तक सब फॉलो कर रहे हैं? सो मतलब नहीं, मान लो कि जो तुम जिस फ्रीक्वेंसी का तुम स्टैंडिंग वेव सेटअप कर रहे हो जो प्रॉब्लम में दिया रहेगा, जो दोनों में सेम फ्रीक्वेंसी होगा वो 360 हर्ट्ज है. 360 हर्ट्ज का स्टैंडिंग वेव सेटअप करना है. अब मान लो कि जो डेटा है उसके हिसाब से सेकंड स्ट्रिंग का जो फ्रीक्वेंसी आता है फंडामेंटल वो 60 हर्ट्ज आता है, तो फर्स्ट वाले का 360 है क्योंकि उसका 6 टाइम्स है. हाँ सर। यानी कि बज तो इसमें स्ट्रिंग में सेटअप जो होगा स्टैंडिंग में वो 360 हर्ट्ज होगा, बट स्ट्रिंग वन के लिए वो फंडामेंटल होगा, यानी स्ट्रिंग वन जो है अपने फंडामेंटल मोड में बज रहा होगा, लेकिन स्ट्रिंग टू अपने सिक्स हार्मोनिक में बज रहा होगा. ये बात समझा? हाँ सर। यानी कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रिंग का दिखेगा वो इस टाइप से दिखेगा कि L वाला स्ट्रिंग है और फिर 3L वाला स्ट्रिंग है, ये तो उनका डिफॉल्ट पोजीशन है, लेकिन जब इस पे स्टैंडिंग वेव सेटअप हो गया है तो ये पूरा स्ट्रिंग पे एक ही लूप है और इस पूरे स्ट्रिंग पर 6 लूप है एट एनी गिवन टाइम, ऐसे करके. मतलब इसका जो सिक्स्थ हार्मोनिक है उसका वही फ्रीक्वेंसी है जो इसके फर्स्ट हार्मोनिक का है या फंडामेंटल का है. ये टोटली एक्सेप्टेबल है कि इधर अलग लेंथ ऑफ लूप हो और इधर अलग लेंथ ऑफ लूप हो, वेव लेंथ अलग अलग हो सकता है. What is the same for both the waves is the frequency for both the strings. तो दोनों में क्योंकि स्पीड अलग अलग है तो दोनों में वेवलेंथ भी अलग हो सकता है. इधर का लैम्डा बाय टू अलग है, लैम्डा वन बाय टू, और इधर का लैम्डा टू बाय टू अलग चीज है, लेकिन दोनों में बज एक ही फ्रीक्वेंसी रही है. ये भी 360 हर्ट्ज में बज रहा है, ये भी 360 हर्ट्ज में बज रहा है, लेकिन 360 क्योंकि इसका फंडामेंटल ही है तो ये अपने फंडामेंटल मोड में बज रहा है, लेकिन 360 इसके लिए सिक्स्थ हार्मोनिक है, इसके फंडामेंटल का सिक्स्थ मल्टीपल है, तो ये अपने सिक्स्थ हार्मोनिक में बज रहा है. इस टाइप का स्टैंडिंग वेव इसमें सेटअप हो जाएगा. सर सेकंड वाला तो 60 हर्ट्ज पे बज रहा है ना, सो आई वाज सेइंग 360, उसका फंडामेंटल 60 होगा। फंडामेंटल 60 है उसका, वो 60 पे नहीं बज रहा है, वो अपने सिक्स्थ हार्मोनिक में बज रहा है. गौरव, फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट ये है कि दोनों स्ट्रिंग में एक ही फ्रीक्वेंसी सेट होती है. मान लो लेट्स से 360 हर्ट्ज का स्टैंडिंग वेव सेटअप करना है, ठीक है, और मान लो कि एफ एफ टू जो है यानी सेकंड स्ट्रिंग का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज है. तुम्हें पता है जब स्ट्रिंग दोनों तरफ से क्लोज होता है तो उसमें जो है फंडामेंटल के ही इंटीजर मल्टीपल सेटअप होते हैं. तो अगर इसका फंडामेंटल 60 है तो इसमें जो स्टैंडिंग वेव सेटअप हो सकते हैं वो क्या होंगे? 60, 120, 182, वॉट एवर, उसमें 360 भी आएगा कहीं पर. और ये रिलेशनशिप जो हमारे पास था म्यू और लेंथ का, उससे हमने ये निकाला सेकंड स्ट्रिंग का फंडामेंटल 60 हर्ट्ज है तो फर्स्ट स्ट्रिंग का फंडामेंटल 360 हर्ट्ज है. उसका फंड फ्रीक्वेंसी इस स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग से जाना है स्ट्रिंग में एंडिंग वेव हो रही है 60 हर्ट्ज वेव. So it will, the strings, the system will vibrate at 360 hertz, but 360 will be the fundamental for the first string because का fundamental ही 360 है, तो वो अपने first harmonic में बज रहा होगा. The whole string will be going as a single loop. But the second string का fundamental 60 hertz है, लेकिन वेव जो हम बजा रहे हैं वो 360 hertz है, तो ऑब्वियसली वो अपने फंडामेंटल में नहीं बज रहा है, वो अपने सिक्स हार्मोनिक में बज रहा है, सिक्स मल्टीपल ऑफ इट्स फंडामेंटल, तो इसलिए उस पर 6 लूप बने हुए. अभी ठीक है? तो व्हाई डिड यू से कि फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम होगा टू हो प्रोड्यूस अ गई यूनिफॉर्म साउंड? हो गई. नॉट फॉर प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म साउंड. गौरव, ये डेटा है, अज्यूम किया है, जस्ट सम फॉर द सेक ऑफ टेकिंग सम एग्जांपल. ठीक है, ये मैंने अज्यूम कर लिया है. फंडामेंटल नहीं यार,
ये मैंने अज्यूम कर लिया है, ये गिवन डेटा टाइप होगा प्रॉब्लम में, ये भी गिवन डेटा टाइप प्रॉब्लम होगा। ये मैंने फाइंड किया है, राइट? Shreya, will amplitude be the same? That is not necessarily true, because you remember how the standing waves are actually set up is that you generate wave from one end and then it goes and then comes back and superposes. But at an interface, at a discontinuity, there is some partial transmission and partial reflection. So the amplitudes do change, and over a period of time you get something else. But if you're given a problem like this, they will simply say that it's the same amplitude. Usually these kind of problems are not about amplitude, they are about matching the frequency of the two strings. So basic idea ये है, some harmonic, सर फ्रीक्वेंसी सेम होने का लॉजिक क्या था? हाँ एक सेकेंड, some harmonic of one string will match some other harmonic of the other string, but they must be the same, but they must be those harmonics which eventually give you that frequency for which you want to set up a standing wave. दोनों waves में same frequency होना ही चाहिए, नहीं तो ये out of sync हो जाएंगे ना। अगर ये दोनों loops एक frequency से oscillate नहीं कर रहे हैं, तो this will not sustain as a standing wave, right? यस सर। फ्रीक्वेंसी सेम होता है, ये हमने तब भी डिस्कस किया था जब हमने रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन पढ़ा था। आई टोल्ड यू कि व्हेन अ वेव अराइव्स एंड देन इट रीचेस अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ मीडिया, then the wave that is transmitted into the next medium and the wave that is reflected, all three, incident, transmitted and reflected, have the same frequency. Because if not, energy transfer will break down and you will not have the phenomena that you are seeing. So if you're seeing that phenomena happen, it must be happening because the frequency was matched. ऑलराइट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको ये प्रॉब्लम? अब हो सकता है कि तुम्हें जो प्रॉब्लम दे उसमें यहाँ पे वो बोले कि यहाँ पे नोड नहीं, यहाँ पे एंटी नोड है, तो उस हिसाब से मैच करा दो। मतलब इसमें कोई तुम्हें वो नहीं होना चाहिए, आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि ऐसे कैसे हो सकता है। टोटली एक्सेप्टेबल है ये चीज कि वहां पे सर एक एंटी नोड, मिनट। हाँ एक सेकंड, एंटी नोड आ रहा है और मान लो कि भाई ऐसा हो जा रहा है, मान लो फॉर सम डेटा कि ये जो है अपने फंडामेंटल में बज रहा है और वो अपने सेकंड में बज रहा है, तो अब तुम्हें यहाँ पे एंटी नोड चाहिए, तो ये स्ट्रिंग यहाँ तक पहुंचेगा, लेकिन उसके बाद से दूसरा स्ट्रिंग जो है आधा लूप कवर करेगा। तो ऐसा टोटली एक्सेप्टेबल है कि दो जो लूप्स हैं, मतलब जो एक लूप है जो एंटी नोड के अक्रॉस है, उसका आधा लेंथ अलग साइज का है और आधा लेंथ अलग साइज का है। तुम समझ रहे हो? एंटी नोड बनेगा अगर बोला है ये, तुम डिड्यूस सकते हो, दैट हैज टू बी गिवन इन द प्रॉब्लम। दे विल टेल यू वेदर द जॉइन इज अ नोड और एंटी नोड, बट दिस इज टोटली फाइन एज अ लूप। ये ठीक है कि हाफ द लूप हैज सम वेवलेंथ एंड हाफ द लूप हैज द अदर वेवलेंथ, बट इट इज टोटली एक्सेप्टेबल कि वहां पे एंटी नोड आ रहा हो, ये स्ट्रिंग अपना अपना हार्मोनिक में चल रहा है और वो स्ट्रिंग अपना अपना हार्मोनिक में चल रहा है। Is this you guys understand this? यस सर। तो फिर फ्रीक्वेंसी मैच करा दो, इसका ले लो फंडामेंटल, जैसे ये है, तो ये अपने कौन से फ्रीक्वेंसी पे चल रहा होगा? C1/4L1, स्ट्रिंग फिक्स्ड फ्री एट वन एंड में फंडामेंटल C/4L होता है, तो ये तो फंडामेंटल में ही चल रहा है। और ये कौन सा है? इसका फंडामेंटल क्या है? C2/4L2, लेकिन ये अपने फंडामेंटल में तो नहीं है। कितने हाफ लूप्स हैं वो काउंट कर लो, 2 2 4 2 6 और एक 7, ये अपने 7th हार्मोनिक में चल रहा है, ये दोनों बराबर है, एक ही फ्रीक्वेंसी है, यही फ्रीक्वेंसी इस पे सेटअप है अभी। ठीक है, दिस इज इन इट्स फंडामेंटल एंड दिस इज इन इट्स 7th हार्मोनिक, बट दे आर इन रेजोनेंस। इसका 7th हार्मोनिक इज द सेम फ्रीक्वेंसी एज इसका फंडामेंटल। अगर ऐसा सेटअप हो गया तो इसका ये मतलब है। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑलराइट, तो यही पार्ट इसमें बचा था। सर एग्जाम प्रीवियस पे दिखा सकते हो? और स्ट्रिंग्स के प्रॉब्लम्स को बहुत बार वो पीओएम के प्रॉब्लम से भी रिलेट कर देंगे। पीओएम में तुमने पढ़ा है कि स्ट्रिंग में जो टेंशन है, वो स्ट्रेस, अगर तुम्हें स्ट्रिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दें, राइट, और स्ट्रिंग का यंग्स मॉडुलस दे दें, और फिर उसका नेचुरल लेंथ दे दें और बोलें कि उसको दो सपोर्ट्स के बीच में बांधा सच दैट कि उसमें इतना खिंचाव आ गया, ये सब इंफॉर्मेशन के बेसिस पे तुम टेंशन फाइंड कर सकते हो, यस सर। राइट? यू ट्रीट द स्ट्रिंग लाइक अ स्प्रिंग, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के तुम ले लो A y/L,
जो हमने पीओएम में पढ़ा था, और फिर जितना से वो डिफॉर्म हुआ है उतना kx कर दो, तो वो उसमें टेंशन हो जाएगा। जब टेंशन मिल जाएगा तो उसके बाद का प्रॉब्लम सेम है। ठीक है, तो कभी कभी इसको पीओएम के प्रॉब्लम से भी रिलेट कर देंगे वो, कि स्ट्रिंग का टेंशन तुम्हें डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, इनडायरेक्टली तुम्हें स्ट्रेस स्ट्रेन करा के निकलवाएंगे कि यंग्स मॉडुलस दे देंगे, डिफॉर्मेशन दे देंगे, फिर तुम उससे पहले टेंशन फाइंड करो, फिर टेंशन के बाद का सारा स्टोरी वेव वाला है। ठीक है, ऑलराइट। ओके, बाय द वे अनदर थिंग टू रियलाइज, एंड इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते यहाँ पर, इज दैट कि ट्रांसवर्स वेव जब सेटअप होती है, ट्रांसवर्स वेव किसी ऐसे, ये हमने पीओएम के लास्ट में डिस्कस किया था वैसे, ट्रांसवर्स वेव किसी ऐसे मीडियम में ही सेटअप हो सकता है जो शेयर को सपोर्ट करता हो। ये बात तुम लोग समझ रहे हो? हाँ सर। क्योंकि तुम जो है मीडियम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहे हो चीज को, और क्योंकि दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच में शेयर है, इसीलिए जब एक क्रॉस सेक्शन उधर जाता है तो दूसरा उसको फॉलो करता है। इसीलिए तुम आइडियल गैस में ट्रांसवर्स वेव नहीं चला सकते हो, क्योंकि आइडियल गैस में अगर एक पार्टिकल को तुम केवल ऐसे करोगे तो दूसरा पार्टिकल नहीं जाएगा, क्योंकि उनके बीच में कोई फोर्सेज नहीं है, तो उसमें शेयर नहीं है, इसलिए वो ट्रांसवर्स वेव भी नहीं सपोर्ट कर सकता। लॉन्जिट्यूडनल वेव सपोर्ट कर सकता है वो, क्योंकि कंप्रेशन हैंडल कर सकता है आइडियल गैस। if you compress it, they will collide with the other guys and then transmit the energy. But if you try to move it sideways, then you can't propagate that energy. You will only move one molecule up and down. So to have a transverse wave in a medium requires the medium to support shear, and to have a longitudinal wave in a medium, it must either support normal stress, like for a solid rod में longitudinal wave डाल सकते हैं, सॉलिड रॉड में हम ट्रांसवर्स वेव भी डाल सकते हैं। सॉलिड रॉड है और इसको तुमने मान लो बीच में क्लैम्प कर दिया, तुम अगर इस एंड को ऐसा ठोकोगे तो इसमें तुम कंप्रेशन डिकम्प्रेशन का वेव डालोगे जो लॉन्जिट्यूडनल है, और अगर ऊपर से ठोकोगे तो ट्रांसवर्स वेव डालोगे जो शेयर, क्योंकि सॉलिड में शेयर और नॉर्मल दोनों होता है। लेकिन अगर गैस का कॉलम है और पिस्टन लगी है तो ऑब्वियसली इसमें केवल जो है नॉर्मल लॉन्जिट्यूडनल वेव ही जा सकती है, ऐसे ऐसे करके। तो या तो मीडियम नॉर्मल स्ट्रेस सपोर्ट करता हो या बल्क स्ट्रेस सपोर्ट करता हो, लाइक अ गैस, राइट? even a liquid will support a longitudinal wave. That's why sound is such a sort of जिनमें रिजिड बॉडी में तो कोई भी वेव नहीं जाएगा, क्योंकि जो बॉडी डिफॉर्म नहीं कर सकता उसमें वेव्स हो नहीं सकते। इफ देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डिफॉर्मेशन यू कांट हैव वेव्स। वेव्स डू नॉट प्रोपेगेट इन अ रिजिड ऑब्जेक्ट, यू नीड अ लोकल डिफॉर्मेशन। अगर तुम्हारा रिजिड बॉडी, हम डिस्कस कर रहे थे ना कि अगर धरती से तुमने रॉड ले लिया और उसको मार्स पे डाल दिया, तो अगर वो ट्रूली रिजिड रॉड है तो ये एंड मूव करते ही ये एंड मूव करेगा। दैट्स नॉट अ वेव, दैट्स अ मोशन ऑफ द एंटायर बॉडी। वेव इज अ लोकल डिस्टर्बेंस दैट प्रोपेगेट्स इन द बॉडी। The overall motion of the body is not called a wave. So rigid bodies can only move as a whole. Anything you do to a rigid body is instantly transferred to all of its extremities. That's of course an idealization or a hypothetical scenario, since no body is actually rigid. So it is impossible to move one end of the body and have the other end move at exactly the same time. Right? सर ऊपर वो एंटीनोड वाला पार्ट एक और बता सकते हो क्या करना है उसमें? अगर एंटी नोड आ गया तो ठीक है, मैच करा दो ना एंटी नोड। मतलब बेसिकली इसको एक स्ट्रिंग मानो फ्री एट वन एंड, हाँ सर। और इसको एक स्ट्रिंग मानो फ्री एट वन एंड। राइट। फिर देख लो कि भाई कौन सा फ्रीक्वेंसी तुम्हें दिया हुआ है, तो इसका कौन सा हार्मोनिक उसको मैच कर रहा है और इसका कौन सा हार्मोनिक उसको मैच कर रहा है। या कभी कभी तुम्हें फ्रीक्वेंसी नहीं दिया रहेगा, तुम डायरेक्टली इनके हार्मोनिक्स को मैच करके फ्रीक्वेंसी डिड्यूस करोगे। बेसिकली ये लिखना है। जब तुम इसको देखोगे, फ्रीक्वेंसी मैच करना है। हाँ फ्रीक्वेंसी मैच करना है, तो जब तुम देखोगे इसको तो तुम बोलोगे अच्छा इसमें 3 लूप बन रहे हैं और एक आधा लूप बन रहा है, मतलब 7.5, मतलब 7 हाफ लूप्स बन रहे हैं, तो ये अपने 7th हार्मोनिक में बज रहा है, स्ट्रिंग ओपन एट वन एंड वाला लॉजिक। और इसमें केवल एक आधा लूप है तो ये अपने फर्स्ट हार्मोनिक में बज रहा है, तो इसका फर्स्ट हार्मोनिक ऐसे लिखा जाएगा, इसका 7th हार्मोनिक ऐसे लिखा जाएगा। दे मस्ट बी द सेम फ्रीक्वेंसी, सो यू इक्वेट देम। ठीक है, ये वाला डिस्कशन सबको समझ में आया? हाँ। ठीक है, ऑलराइट। अब हम आ जाते हैं वापस से व्हाट वी वर डिस्कसिंग द लास्ट टाइम, which is that our pipe which goes on endlessly, and then if you move the piston in and don't bring it out, then you will produce a high compression high density region,
will then the pipe. It will basically keep increasing density every, but it will like भी नहीं पहुंचा है कि पिस्टल आता पीछे का जहां पहुंच चुका है। तो ये एक हाइपोथेटिकल क्रॉस सेक्शन है, कुछ imaginary partition between particles who have been disturbed and the particles who are yet to be disturbed. ये पिस्टन, एक तो पिस्टन अपना अलग चला था, पिस्टन एक बार चल के स्पीड एक अलग प्रॉपर्टी through the pipe at the सब लैग कर रहे हो काफी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। ठीक है। अभी भी लैग है क्या? हाँ अभी बराबर होगा? सर एक मिनट प्रीवियस पेज दिखाओ ना, बस एक सेकंड। हाँ ठीक है। तो जो लास्ट वाला जो डिस्कशन किया वो आवाज नहीं आया उसमें। लास्ट में मैं ये कह रहा था कि रुक जा, बोलता हूँ इससे। हाँ सर हो गया, थैंक यू। लास्ट में मैं ये कह रहा था कि जब तुम पिस्टन को मूव करोगे सडनली तो एक वेव भागेगा। वेव बेसिकली कुछ नहीं है, एक पार्टीशन है, इमेजिनरी पार्टीशन है which separates the already disturbed gas from the as yet undisturbed gas, and this imaginary partition runs through the pipe at the speed of sound, right? इसी को sound कहते हैं। और ये अलग स्पीड है और पिस्टन की स्पीड अलग है। पिस्टन की स्पीड पार्टिकल की स्पीड डिसाइड करेगी, जिसको हम पार्टिकल वेलोसिटी कहते हैं, जिसमें वो रिलेशनशिप था v इक्वल्स टू माइनस सी डिवाइड डी। तो पिस्टन तुम किसी भी तरीके से मूव कर सकते हो, आगे पीछे, स्लो फास्ट, लेकिन ये जब जो भी तुम करोगे उसका इफेक्ट जब प्रोपोगेट करेगा तो वो एक फिक्स स्पीड से प्रोपोगेट करेगा, which is the speed of the wave, in this case sound, which will be quite fast compared to how you are moving the piston. Like the piston is moving and so it goes. Every time you do something to the piston, something goes. You bring it back, something goes. You move it forward, something goes. और लास्ट टाइम ने डिस्कस why speed of sound? why speed of sound? Yes sir. Like कोई भी arbitrary speed से आ सकता है ना वो तो ये। नहीं, उल्टा, you are approaching it the wrong way. It is not that sound is something and this has the same speed as sound. This is what is sound. Sound is nothing but this. समझ गया। Right? It's not like sound is some other property in the world and then we find that this phenomenon also happens to have the same speed as sound. This is what sound is. A longitudinal wave in a material medium is called sound. समझ गया। ठीक है? ओके। अब वो अलग होगा ना, क्योंकि देखो वो तो उधर भी था, वेव ऑन अ स्ट्रिंग में भी था कि ये स्पीड और ये स्पीड अलग क्यों है। तुम किस स्पीड से अपना हाथ का एसएचएम कर रहे हो और किस स्पीड से वो फीचर स्ट्रिंग पे चल रहा है, वो दोनों अलग अलग स्पीड है ना। स्ट्रिंग पे उसका चलने का स्पीड एक अलग प्रॉपर्टी है जो अंडर रूट टी बाय म्यू से मिलता है। तुम कैसा अपना हाथ चलाओगे वो तो तुम्हारे ऊपर है, फास्ट चलाओ स्लो चलाओ। तुम्हारे हाथ के चलने से पार्टिकल्स का स्पीड कंट्रोल होता है। तुम तेज हाथ चलाते हो तो हाई फ्रीक्वेंसी वेव निकलती है, जब वो जाती है आगे तो पार्टिकल्स को भी हाई फ्रीक्वेंसी मोशन कराती है। वो वी है विच इज इन योर कंट्रोल, हाउ मच यू मूव योर हैंड, हाउ फास्ट यू मूव इट। But no matter how you move your hand, whether you move it fast or slow or whatever, the shape moves on the string at a characteristic speed, which is the speed of the wave on the string. Similarly, whether you move the piston fast or slow or long or small controls how you will end up causing the gas molecules to oscillate locally. The way you do it is the way they will do it. But how fast this imaginary boundary travels through the gas is a property of the gas. It is not, you can't control it. You can't, by moving the piston faster, you can't send the wave faster. By yelling more loudly
or by speaking too fast, you can't make the sound from your mouth travel faster, right? It has a speed of sound. It depends on the gas. It will change from day to day because it, as we will see later, it depends on the temperature also, but that's still a property of the gas. It is not something you control. So All just right? like amplitude और wave की speed में फर्क है वैसे ही. नहीं, not really. एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड तो हम कंट्रोल करते हैं ना. एम्पलीट्यूड, ओमेगा, वी पार्टिकल, हाँ ये सो सब. मतलब कि एम्पलीट्यूड से हम वेवलेंथ चेंज नहीं कर सकते हैं by changing the हाँ amplitude. हाँ, करेक्ट करेक्ट. सी जो होता है, जो स्पीड ऑफ वेव होता है, वो सोर्स के कंट्रोल में नहीं होता है, वो मीडियम की प्रॉपर्टी होता है. हर वेव के लिए ट्रू होता है. लाइट का प्रोपगेशन जो है वैक्यूम में, या लाइट का प्रोपगेशन किसी ग्लास में, या साउंड का प्रोपगेशन किसी गैस में, या साउंड का प्रोपगेशन किसी लिक्विड में, या वेव का प्रोपगेशन ऑन अ स्ट्रिंग, या रिपल्स का प्रोपगेशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, these speeds are not controlled by the source that creates the wave. These speeds are controlled by the medium itself, the properties of the medium, the elasticity of the medium and the inertia of the medium. जितना ज्यादा मीडियम इलास्टिक होता है, यानी स्नैपी होता है, यानी क्विक टू रिस्पॉन्ड होता है, और जितना वो लाइट होता है, उतना ज्यादा फास्ट उसमें वेव जाता है. जितना वो इन इलास्टिक होता है, यानी जितना वो स्लो टू रिस्पॉन्ड होता है, थकेला मीडियम होता है, और जितना वो ज्यादा हैवियर डेंसर मीडियम होता है, उतना उसमें स्लोअर वेव चलता है. बट ये स्पीड जो है मीडियम के ही प्रॉपर्टी से कंट्रोल होती है. ये हम कुछ नहीं कर सकते उसका. हम वेव के बारे में सिर्फ ये चेंज कर सकते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड क्या है, उसका ओमेगा क्या है, और ऑटोमेटिकली ओमेगा से उसकी वेवलेंथ भी कंट्रोल हो जाती है. बट द स्पीड एट विच द वेव विल प्रोपगेट इन द मीडियम इज नॉट समथिंग द यूजर और द सोर्स कैन कंट्रोल और चेंज. ठीक है, ऑलराइट. अब इसमें मैंने तुम्हें बताया कि इसका स्ट्रिंग काउंटर पार्ट ये था कि तुमने इसको एक बार अंदर अगर कर दिया तो एक फ्रंट जाएगा जो डेंसिटी बढ़ाता हुआ जाएगा, which is the counterpart of pulling the string up and holding it there. But if you take the string up and move it down quickly, then on the string you would have generated something like this. उसका गैस में काउंटर पार्ट तुमने जनरेट क्या किया होगा? तुमने पिस्टन को अंदर लेके बाहर ले लिया होगा, तो पिस्टन तो वापस आ गई होगी, यानी जैसे ये एंड वापस आ गया है वाई में, वैसे ही तुम्हारा पिस्टन एक्स में वापस आ गया होगा. लेकिन इस रीजन में जो है, तुमने गैस के अंदर एक हाई डेंसिटी रीजन क्रिएट किया होगा. तो पहले जब तुमने पिस्टन अंदर लेना चालू किया था तो तुमने डेंसिटी बढ़ा दी थी, और फिर वापस ले लिया तो कम कर दी थी. तो तुमने एक रीजन ऐसा क्रिएट कर दिया गैस के अंदर which kind of mimics the this thing, the shape on the string. In fact, one could look at the shape on the string as the functional description of the density of the gas in the pipe. Do you understand what I'm saying? Yes, sir. You can think of the shape of the string as simply representing the density in the pipe at any given instant, or the pressure in the pipe. I mean, the shape of the string could very well be the mathematical function that describes the density in the pipe or the pressure in the pipe. We will see that density and pressure will mean the same thing, because mostly we'll be dealing with an ideal gas, and for an ideal gas, pressure and density are proportional to each other at a constant temperature, right? Sir, excuse me, sir. Huh. Sir, from the piston to the point to where it has already traveled, the medium would be equally dense, right? No. In this case, not. This is the case where you moved it up, and then you brought it back, moved the piston in, and then you brought it back to where it used to be. Okay, understood, sir. Right? Understood. This is not the case where you have, just like this end was taken up and then brought down, this piston would have been moved in and then brought back. Good. Right? This would be the case where if you move the string up and don't ever bring it down, then you're holding it up, right? इसका काउंटर पार्ट पाइप में ये होगा कि यहां तक जो है डेंसिटी बढ़ गया होगा. ये तुमने पिस्टन अंदर घुसा दिया और उसको फिर वापस नहीं खींचा, तो यहां तक तो डेंसिटी बढ़ा हुआ होगा, और फिर यहां से वो ग्रेड कर जाएगा इनटू लोअर डेंसिटी. This is the counterpart to that, right? This is when you move your hand up but don't bring it down. This is when you move the piston in but don't bring it back. So if now this end continuously moves up and down like a simple harmonic oscillator, then on the string you would have generated sine waves. Similarly, if this piston was put on a spring, horizontal spring, और वो ऐसे ऐसे चलता रहे इसमें गैस में ऐसे ऐसे ऐसे,
तो गैस के अंदर वो ऑल्टरनेटिंग हाई डेंसिटी लो डेंसिटी रीजन्स भेजेगा, जिनको देख के तो हमें साइन वेव नहीं दिखेगा, लेकिन अगर उसको प्लॉट कर लेंगे फंक्शन की तरह तो वो भी साइन वेव जैसा दिखेगा। तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. If the piston goes in and out simple harmonically, then it will be sending sinusoidal waves of density in the pipe. Now, in a transverse wave, the advantage that transverse waves have over longitudinal waves in terms of visualization is that the transverse wave, the shape of the medium itself is the functional description of the wave. Like string का shape ही sign है, लेकिन longitudinal wave में shape तो हो नहीं सकता क्योंकि सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। तो इसमें तुम्हें साइन कोसाइन कोई ग्राफ तो दिख नहीं सकता है, डेंसिटी का ही वेरिएशन है बस। लेकिन उस डेंसिटी के वेरिएशन को अगर प्लॉट किया जाए ऐसे करके, वाई एक्सिस ऊपर करके डेंसिटी को प्लॉट कर दिया जाए कि जहां ज्यादा डेंसिटी है वहां ऊपर कर दो, जहां कम है वहां नीचे कर दो, ज्यादा है तो वो भी साइन फंक्शन बनेगा। इन दैट सेंस इट्स अ साइन वेव. That is what we'll be discussing. So the counterpart to sine wave on a string is a sine wave in a pipe, but it will not look like a sine wave because obviously how can you see a longitudinal sine wave? But when plotted on the y-axis, density with x, then that will be a sine function. ये important है, ये ध्यान रखो that we'll be studying longitudinal waves, but we'll be studying them by sort of making an analogy with transverse waves. हर बार ये analogy रखूंगा मैं क्योंकि ऐसे सोचना clearer है कि क्या हो रहा है अंदर। सर जस्ट लाइक वो एसएचएम में हम फेजर बनाते थे वैसा ही ना? वैसा ही है, बस एक मैथमेटिकल इक्विवेलेंट डिस्क्रिप्शन है उसका। हाँ, वेव फॉर्म ऑफ वेव विल बी अ साइन फंक्शन। ठीक है, ऑलराइट। आई मीन इट कुड बी एनी फंक्शन। यू कुड वेरी वेल से कि जो हमने शुरू में एक वो याद है वो पढ़ा था, सबसे पहला हमारा एग्जांपल ये था, ऐसे और ऐसे। इसका काउंटर पार्ट भी तुम पाइप में बना सकते थे। ऑल यू हैव टू डू इज मूव द पिस्टन इन एग्जैक्टली द सेम मैनर एज यू मूव योर हैंड हियर। याद है हमने किया था, दो का स्पीड से हाफ सेकंड ऊपर लिया और हाफ का स्पीड से 2 सेकंड में नीचे ले लिया। तो अगर तुम इस पिस्टन को भी यही करो कि 2 का स्पीड से हाफ सेकंड अंदर ले लो और हाफ का स्पीड से 2 सेकंड में बाहर ले लो, तो इसके अंदर भी तुम जो डेंसिटी का वेरिएशन प्लॉट करोगे वो लीनियर होगा, और वो लीनियरली कम होता होगा और लीनियरली कम होता होगा। आई मीन इट विल, इफ यू लुक एट द डेंसिटी वेरिएशन, it will be a nice linear function that falls on either side. So in principle, you could create a longitudinal wave of any mathematical profile in principle, right? You just have to move the piston in the same manner as the end of the string would have been moved, except the end of the string would be moved vertically and the piston would be moved horizontally. So if the end of the string is moving vertically in SHM and that produces a sine wave on the string, then the piston moving horizontally in SHM will produce a sine wave in the pipe, which is not visible as a sine wave, but functionally it is a sine wave. And that is what we'll be studying in the chapter, basically sine waves, sinusoidal sound waves. ठीक है, लेकिन अब क्या है कि मेनली इसको डिस्क्राइब करने के लिए 2 तरीके होते हैं। हम दोनों तरीके ही यूज करेंगे जब हमें जो सूटेबल लगेगा। On a string, to describe what the wave is doing is easy because all you have to say is कि पार्टिकल y में कितना चला गया है। तो तुम्हारे यहाँ पे जो फंक्शन था वो yxt था। At any place at any time, how much up or down that particular particle is from its mean position. Over here there are 2 complementary ways of describing. One is you could say कि as a result of the passage of wave, how much to the right or left the particle has gone. So just like इसमें जो है वेव के जाने से up or down displacement होती है, इसमें वेव के जाने से लेफ्ट और राइट डिस्प्लेसमेंट होती है। सो वन कुड वेरी वेल डिस्क्राइब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स, राइट, व्हिच विल बी डूइंग वाया द फंक्शन sxt. तुम लोग समझ रहे हो sxt क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ x एंड रिस्पेक्ट टू x एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट x at time t, and this displacement is in which direction? Horizontal, x, राइट। अब यहाँ पे भी x लिख सकते थे जैसे y लिखा है, लेकिन फिर वो इसके साथ कंफ्यूजिंग होता, तो इसीलिए इसको s ले लिया गया है। वैसे तो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन है, या तो डेल्टा x लिख देते, बट दैट्स टू मच नोटेशन, सो वी चूज s and s represents the displacement of any particle whose mean position is x, but at this point it has been displaced. If s is positive, then the particle is to the right of its mean position. If s is negative, then it's to the left. Basically इस वेव में जो भी अप और डाउन होता है उसको तुम्हें ये कर देना है। इसका अप मतलब इधर का राइट होता है और इसका डाउन मतलब इधर का लेफ्ट होता है। अगर तुम ये सॉर्ट ऑफ की ध्यान में रख लो कि ट्रांसवर्स वेव का अप इज लॉन्जिट्यूडनल वेव का राइट एंड ट्रांसवर्स वेव का डाउन इज लॉन्जिट्यूडनल वेव का लेफ्ट। बेसिकली ट्रांसवर्स वेव में ऐसे ऐसे मोशन को तुमने
क्लॉकवाइज 90 कर दिया तो इट विल कंप्लीटली बी द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट वेव। ऑलराइट, लेकिन क्या कर सकते हैं कि एक तो पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिवली डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, या प्रेशर, डेंसिटी एंड प्रेशर आर वन एंड द सेम थिंग, मोस्टली विल बी यूजिंग प्रेशर, सो लेट मी से P। तो ये ऑल्टरनेट डिस्क्रिप्शंस हैं जो हम यूज करेंगे। समटाइम्स इट विल बी मोर यूजफुल टू डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ प्लेस एंड टाइम, sometimes it will be more, for most cases in sound the pressure description will be more useful, but still the more intuitive is the displacement description कि भाई पार्टिकल कहाँ पहुंच गए। तो पहले तो मैं तुम्हें इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताता हूँ, ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला है जो हम डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन I'll skip the derivation, I'll just simply tell you what the formula is, but let me explain what SXT and what PXT describe for you via a drawing, right? So एक तो मैं की लिख देता हूं यहां पर। की आइडिया ये है that transverse and longitudinal can be treated as analogous, और इसका ये फायदा होगा कि जो भी हमने ट्रांसवर्स वेव के लिए पढ़ा है ना वो सारा लॉजिक तुम कॉपी पेस्ट कर पाओगे यहाँ पर एज अ होल, सिंपली बाय कन्वर्टिंग अप टू राइट एंड डाउन टू लेफ्ट, ठीक है। I'll tell you what I mean by that. तो मैं क्या कर रहा हूं, just to clarify what SXT means and what PXT means, पहले SXT और PXT बता देता हूं मैं क्या चीजें हैं। तो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन सर डिस्प्लेसमेंट ऐसा दिमाग में नहीं बैठ रहा कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट इन साउंड वेव। हाँ वही बता रहा हूँ कि लेट्स से ये तुम्हारा पाइप है और अभी इसमें कोई वेव नहीं है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म डेंसिटी है सब जगह पार्टिकल्स की। तो कंसिडर सम पार्टिकल विच नॉर्मली सिट्स एट x, ठीक है, ये पार्टिकल हमारा स्टोरी का हीरो है। अभी जब कोई वेव नहीं है तो ये इधर होता है। अब देखो इसमें एक चीज है, बहुत सारी एब्स्ट्रैक्शन होती है फिजिक्स में, ऐसा तो नहीं है कि भाई आइडियल गैस के अंदर कोई पार्टिकल स्टिल बैठा रहता है, तो कोई वेव जा भी अगर नहीं रहा है तो भी ये पार्टिकल्स तो अपना रैंडम मोशन तो कर ही रहे हैं। पॉइंट ये है कि भले ही कोई इसको ठोक के यहाँ से हटा देता हो लेकिन फिर वो इसकी जगह ले लेता होगा, यानी एट दिस प्लेस देयर इज ऑलवेज सम पार्टिकल, एंड सिंस दे आर ऑल indistinguishable from each other, I don't care whether it's the same particle or not. There is a particle at x. I could say there is a particle whose mean position is x. Do you all understand what I'm saying? नीचे से वो चेंज होता रहे कि कौन सा पार्टिकल अब वहां है और कौन नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, as long as there is someone there it's fine, and there is always someone at some place, right? लेकिन अब जब वेव आएगा यहां से, तो मान लो अभी वेव आया इस तरीके से कि इस रीजन में एक कंप्रेशन सा हो गया, मान लो कंप्रेशन यहाँ पे सेंटर्ड है इसके बाजू में, तो वेव जब आया तो वो जो कंप्रेशन है वो अभी यहाँ सेंटर्ड है, इस जगह पे एक कंप्रेशन है। तो कंप्रेशन कैसे क्रिएट होता है कि कंप्रेशन के लेफ्ट वाले लोग उधर आगे होते हैं और राइट वाले लोग इधर आगे होते हैं, ऐसे करके कंप्रेस होता है, फिर डीकंप्रेस होता है, फिर यहाँ पे कंप्रेशन हो जाती है। तो ये जो भाई साहब हैं एक्स पे, ये अब इधर आ गया है, हमारा जो स्टोरी का हीरो है वो करंटली यहाँ पर है एट दिस पॉइंट, एट सम पॉइंट, राइट। बहुत सारे लोग भी इधर आ गए, इधर वाले लोग भी इधर आ गए, तो इधर एक हाई डेंसिटी रीजन टेम्पोरली क्रिएट हो गया है, बाकी जगह ऐसे है। ये हट जाएगा फिर कंप्रेशन आगे चला जाएगा। तो जिस चीज को SXT कहा जा रहा है वो ये क्वांटिटी है, तुम लोग समझे? यानी और ये वेरी करता रहेगा क्योंकि कंप्रेशन थोड़ी देर में आगे चला जाएगा तो ये वापस अपनी मीन पोजीशन पर आ जाएगा। तो हर पार्टिकल जो है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट SHM ही करेगा। अगर ये साइन वेव है तो पार्टिकल विल बी डूइंग SHM अबाउट इट्स मीन पोजीशन, क्योंकि इसके बाद फिर एक कंप्रेशन आएगा, फिर एक कंप्रेशन आएगा, तो ये अपनी जगह पे ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। और कभी ये ऑसिलेट करके इधर होता होगा तो इधर कंप्रेशन का पार्ट होता होगा, कभी ऑसिलेट करके इधर होता होगा तो इधर कंप्रेशन का पार्ट होता होगा, और जैसे जैसे वो ऑसिलेट करके ऐसे जाता होगा तो वो कंप्रेशन हमें मूव करते हुए लगते होंगे। सो पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग इन x, then SXT is the displacement in x
of the particle whose mean position is x equals to x. ये समझ गए तुम लोग? ये SXT का डेफिनेशन है। और SXT की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो यानी वो पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के राइट पे पहुंचा हुआ है, और SXT की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो करंटली वो अपने लेफ्ट पे पहुंचा हुआ है, और SXT कहीं पे अगर जीरो है, सबके लिए अलग अलग होगा। लाइक यू कुड से भाई व्हाट इज द गाय एट x इक्वल्स टू 5 डूइंग एट t इक्वल्स टू 3। तो अगर तुम्हारे पास SXT फंक्शन है तो उसमें 3 5 डालने से अगर जीरो आता है तो वो बता रहा है कि वो पार्टिकल इस समय अपने मीन पोजीशन पर है। अगर -2 आ रहा है तो मतलब मीन पोजीशन से लेफ्ट आया हुआ है, अगर +3 आ रहा है तो मीन पोजीशन से राइट आया हुआ है। ठीक है, दैट्स व्हाट वो ओरिजिन शिफ्ट करके कर दिया साइन में वैसा है। नहीं, ओरिजिन शिफ्ट करके क्यों कर दिया? Like रोटेट ही considering origin at x equal to x वैसा है ना? नहीं, वी आर नॉट कंसीडरिंग ओरिजिन एट एक्स। हाँ ओके फाइन, उसके ऑसिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका अपना ओरिजिन उसके मीन पोजीशन पर है, विच इज फाइन, बट द पॉइंट इज कोई डाउट तो नहीं हो रहा है ना इसमें? SXT में कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है। इट्स जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट जो स्ट्रिंग पे ऐसे ऐसे होता था वो अब ऐसे ऐसे होगा, तो जो YXT बताता था वो SXT ऐसे बताता है। Yes. ठीक है, नथिंग वेरी स्पेशल अबाउट इट। एंड देन आई एम लेट मी हाँ चिन्मय, मैं कंप्रेशन एक्सप्लेन करता हूँ। तो लेट मी मेक एन SXT ग्राफ, ठीक है, एंड देन आई विल इलस्ट्रेट हाउ SXT रिलेट्स टू व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द पाइप। मान लो Sir, can you show the previous page? एक सेकंड रुकना तो ठीक है। So let me draw, actually use a scale. ठीक है, ये जो है कुछ पार्टिकल्स हैं जिनको हम लेबल कर देते हैं ABCDEFGHIJ, ठीक है, एंड the vertical lines represent their mean positions. So if there is no wave going this way, this is pipe ही है, पाइप को साइड से देख रहे हैं तो अगर कोई वेव नहीं जा रही है तो A पार्टिकल यहाँ होगा, B पार्टिकल यहाँ होगा, C पार्टिकल यहाँ होगा, D पार्टिकल होगा, सब इवनली स्पेस्ड होंगे, यूनिफॉर्म डेंसिटी होगी गैस की, राइट। अब जो वेव जा रही है वो मान लो साइन फंक्शन है, लेट्स से,
तो साइन फंक्शन में बना देता हूँ, फिर उसको मैं इंटरप्रेट करूंगा कि पार्टिकल कहाँ पहुंचा हुआ होगा। अब साइन फंक्शन में ऐसे बना रहा हूँ, कि लेट मी से ऐसा, ठीक है, छोटा एम्पलीट्यूड का बना रहा हूँ, ई पे मीन पोजीशन, फिर आई पे मीन पोजीशन, फिर ऐसे, ठीक है। ये तुम्हारा SXT है। ऑब्वियसली ये SXT का स्नैपशॉट है किसी टाइम पर। जब ये चलेगा तो ये SXT फंक्शन चेंज होता रहेगा, लेकिन किसी टाइम पे स्नैपशॉट है ये, ठीक है। बेसिकली क्या करना है कि SXT फंक्शन को, एक ग्राफ को एक ट्रांसवर्स वेव की तरह ट्रीट करना है, और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट्स y में हो रहे हैं उनको x में कर देना है। और ऑब्वियसली वो यूज करना है आइडिया कि जो ऊपर हो रहा है वो इधर राइट में हो रहा होगा, और जो नीचे हो रहा है वो इधर लेफ्ट में हो रहा होगा एक्चुअल में, और प्लस उसी प्रपोर्शन में करना है। तो मेरे पास क्या, या तो जीरो डिस्प्लेसमेंट है, या फिर मेरे पास इतना है। दो टाइप के डिस्प्लेसमेंट है, एक तो ये मीडियम टाइप का डिस्प्लेसमेंट है ऊपर और नीचे, और एक ये एक्सट्रीम वाला डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो मीन पोजीशन है वो तो मीन पोजीशन है, यानी ए पार्टिकल अपना मीन पोजीशन पर ही है, आई पार्टिकल अपना मीन पोजीशन पर ही है, ई पार्टिकल, आई पार्टिकल भी अपना मीन पोजीशन पर ही, एज पर द SXT ग्राफ। लेकिन बी पार्टिकल ऊपर यानी राइट आया हुआ है और पार्शियली आया है, तो मैं उसको ऐसा यूज कर रहा हूँ, कुछ तो मुझे स्केलिंग यूज करनी है कि इतने का मतलब यहाँ पे होता है मिडवे तक आना, और इसका मतलब होता है कि ऑलमोस्ट अगले वाले तक पहुंच जाना। ये एक आर्बिट्ररी स्केलिंग में यूज कर रहा हूँ, राइट। आई एम ट्रांसफॉर्मिंग दिस डिस्टेंस इनटू सम हॉरिजॉन्टल काउंटर पार्ट। तो बी जो है इतना पहुंचा हुआ है यानी मिडवे तक पहुंच गया है, सी जो है इतना पहुंचा हुआ है यानी ऑलमोस्ट डी तक पहुंच गया है, डी जो है इतना पहुंचा हुआ है यानी मिडवे टू ई तक पहुंच गया है, और ई वहीं पर है। लेकिन अब एफ पे आ जाओगे तो एफ क्योंकि नीचे है ग्राफ में, तो यानी लेफ्ट होगा और उतना ही लेफ्ट होगा जितना डी राइट है, यानी मिडवे टू ई तक पहुंच गया है वो। जी जो है एक्सट्रीम नीचे यानी एक्सट्रीम लेफ्ट, तो ऑलमोस्ट एफ तक पहुंच गया होगा, जैसे ये सी इधर एक्सट्रीम राइट पहुंच गया था। एच जो है उतना ही मिडवे तक आ गया होगा, और आई जो है वही है जहां पे उसको होना चाहिए मीन पोजीशन। फिर जे जो है ऑब्वियसली उधर से मिडवे पहुंच गया होगा। तो तुम लोग समझे मैंने इसको इसमें कैसे कन्वर्ट किया? Yes, sir. Yes, sir. Right. And what you are able to see is that at this instant there is a high density region at E, while there is a low density region at I and at A also, but उतना दिख नहीं रहा है उधर उधर का। तो you can distinguish between two different kinds of places. One kind of place is E, which is displacement का zero, यानी E वो पार्टिकल है जो अपने डिस्प्लेसमेंट जीरो पर है, यानी मीन पोजीशन पर ही है, लेकिन वो नेगेटिव स्लोप है वहां पर SXT का। तो उसका मतलब ये है कि जो उसके लेफ्ट में है वो ऊपर यानी राइट आ गया है, और जो उसके राइट में है वो नीचे यानी लेफ्ट आ गया है। तो उसके लेफ्ट वाला राइट आ गया, उसके राइट वाला लेफ्ट आ गया, तो यहाँ पे हाई डेंसिटी रीजन हो गया, इसको हम कंप्रेशन बोलते हैं। लेकिन आई का स्टोरी ई का स्टोरी का फ्लिप है एकदम। आई भी जीरो पोजीशन वाला पार्टिकल है, ये भी मीन पर है, ये भी मीन पर है। These are both places where the SXT graph crosses the x axis. लेकिन ये पॉजिटिव स्लोप है, इसका मतलब इसके राइट वाला ऊपर यानी राइट गया हुआ है, और लेफ्ट वाला नीचे यानी लेफ्ट गया हुआ है। तो लेफ्ट वाला और लेफ्ट चला गया, राइट वाला और राइट चला गया, तो छोड़ के चले गए इसको। तो यहाँ पे जो रीजन है ये लो डेंसिटी लो प्रेशर रीजन है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेयरफैक्शन, राइट। सो दिस टाइप ऑफ अ प्लेस E is basically what is called a compression, and I is what is called a rarefaction. ठीक है, राइट। हाँ रिन साउंड ही पढ़ रहे हैं हम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू सो फार? सो बेसिकली क्या होता है, बोथ
the maxima and minima of pressure, high pressure, low pressure, occur at the zero of displacement. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. इसका अगर मैं corresponding pxt ग्राफ बनाऊंगा, pxt ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा, मैं pxt इसके बाद में बनाता हूं, पहले मैं pxt एक्सप्लेन कर देता हूं कि pxt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है जो सिंपली ग्राफ है, जिसको ऐसे इंटरप्रेट करना है कि जितना ऊपर उतना राइट, जितना नीचे उतना लेफ्ट। So it tells you what the pipe looks like right now. Of course, this is not a static condition. ये एक ट्रैवलिंग वेव है, तो अभी अगर ये ऐसा दिख रहा है, तो अगर तुम इसको डिस्क्रीट यूनिट्स में आगे करोगे, तो ये वाला जीरो यहाँ आ जाएगा, ये वाला जीरो यहाँ आ जाएगा। तो जो कंप्रेशन अभी ई पे हो रखा है, वो नेक्स्ट इंस्टेंट में एफ पे दिखेगा, और जो रेयर फैक्शन अभी आई पे हो रखा है, वो नेक्स्ट इंस्टेंट पे जे पे दिखेगा। लेकिन हम क्योंकि कंप्रेशन को ही फॉलो कर रहे होंगे आंखों से, तो हमें लगेगा कि ये रीजन है जो ट्रैवल करता हुआ जा रहा है, उसको हम साउंड वेव कहते हैं, राइट। बट एक्चुअली क्या हो रहा है, कोई कंप्रेशन ट्रैवल करता नहीं जा रहा है। पहले कंप्रेशन यहाँ बन रहा है, फिर वो रिलीज हो जा रहा है, और फिर वो यहाँ बन रहा है, फिर वो रिलीज हो जा रहा है, और फिर वो यहाँ बन रहा है, राइट। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग पीरियोडिकली। पार्टिकल्स आर ओनली ऑसिलेटिंग लाइक दिस। जब ये वेव यहाँ से पास करेगा, तो अगर तुम किसी भी पार्टिकल का स्टोरी देखोगे इंडिविजुअली, तो वो सिंपली अपनी मेन पोजीशन से राइट जाता होगा, फिर और राइट जाता होगा, फिर वापस आता होगा, फिर वापस आता होगा, फिर इधर जाता होगा, इधर जाता होगा। Every particle is only oscillating about its mean position. Every particle. But when they oscillate, sometimes some of them are in the right side and some of them are in the left side, so that region looks like a compression. And in somewhere else, the particles are in such a phase of oscillation that this guy is on the left of his oscillation, this is on the right, so it looks like a rarefaction. So, please keep. पॉजिटिव स्लोप में रेयरफैक्शन हो रहा है और नेगेटिव स्लोप में कंप्रेशन हो रहा है, ऐसा? करेक्ट है। इनफैक्ट स्लोप से ही रिलेटेड होगा, अभी हम डिराइव फॉर्मूला में बता दूंगा एक सेकंड में। दैट प्रेशर विल बी कंट्रोल्ड बाय द स्लोप ऑफ द एस ग्राफ, ठीक है। लेकिन पहले प्रेशर में एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रेशर का जो, फिर मैं इस पे ड्राइंग बना दूंगा उसकी, जो एक्सेस प्रेशर फंक्शन है, आई विल टेल यू व्हाई वी आर कॉलिंग इट एक्सेस प्रेशर, और इसके लिए हम उसको डेल्टा पी से डिनोट करेंगे रादर देन सिंपली पी। Why are we calling it excess pressure? We are calling it excess pressure because even when the pipe has no wave in it, it does not have zero pressure. Pipe में जब wave नहीं भी होगा, unlike a wave on a string, in which when there is no wave, the displacement of everybody is zero. Displacement तो zero हो ही सकता है, पूरा string horizontal है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक पाइप जिसमें एयर भरा हुआ है या गैस भरा हुआ है, उसमें जब वेव नहीं भी होगा, तब भी उसमें एक बेसलाइन प्रेशर होगा, मान लो 1 atm। फिर वेव के पैसेज के कारण उसमें कहीं पे प्रेशर 1 atm से ज्यादा हो जाएगा और कहीं 1 atm से कम हो जाएगा। तो हम जो एक्चुअली इंटरेस्टेड है वो एब्सोल्यूट प्रेशर में नहीं इंटरेस्टेड है, हम उसके चेंज में इंटरेस्टेड है। यू ऑल फॉलो? कि अगर पाइप है और इसमें कोई वेव नहीं है, नो वेव, then the pressure in this pipe is, let's say, P naught everywhere. ठीक है, this is sometimes called the gauge pressure. But when the pipe has a wave, then somewhere the pressure is bigger than P naught, right? There are places where the pressure is bigger than P naught at the expense of other places where the pressure is lower than P naught. So this pressure is bigger than P naught and this pressure is smaller than P naught. So therefore अगर तुम्हें absolute pressure पाइप में कहीं चाहिए Pxt, तो वो कैसे मिलता होगा? डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, P naught plus delta Pxt, ये समझ गए? हाँ। अगर डेल्टा Pxt पॉजिटिव है तो वो जगह पे प्रेशर P naught से ज्यादा है, P naught प्लस समथिंग। अगर डेल्टा P फंक्शन नेगेटिव है, प्रेशर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट प्रेशर कैन नॉट गो बिलो जीरो, व्हिच मींस नो गैस, यू कांट हैव नेगेटिव प्रेशर। बट डेल्टा P फंक्शन जो है, व्हिच इज द एक्सेस प्रेशर फंक्शन, कैन टेक अ नेगेटिव वैल्यू, एंड इफ डेल्टा Pxt इज नेगेटिव समवेयर,
then the pressure at that location, the absolute pressure at that location is smaller than P naught. It's like अगर एक पाइप के एक रूम के अंदर 1 atm प्रेशर है और फिर मैंने कुछ बोल के एक साउंड वेव जनरेट कर दिया जिसका प्रेशर एम्पलीट्यूड हाफ एटमॉस्फेयर है, तो जब वो हाफ एटमॉस्फेयर है, ठीक है, रूम में बेसलाइन प्रेशर 1 atm है और मैं जो साउंड जनरेट किया हूं उसका प्रेशर एम्पलीट्यूड हाफ एटमॉस्फेयर है, तो जब ये साउंड वेव रूम में प्रोपेगेट करेगा तो किसी जगह पे रूम में मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा? 1.5 atm और मिनिमम प्रेशर रूम में कितना होगा? 0.5 atm। मतलब बेसिकली शिफ्टिंग ऑफ द एक्स एक्सिस है, क्योंकि प्रेशर जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो प्रेशर तो है ही कुछ रूम में एक बेस लाइन, और फिर जो वेव के कारण जो प्रेशर में फ्लक्चुएशन है वो उस बेस लाइन पे हो रही है, कभी ज्यादा है उससे कभी कम है उससे, लेकिन जो प्रेशर का लीस्ट वैल्यू भी है वो जीरो प्रेशर से ऊपर ही है, कि भाई जीरो प्रेशर यहाँ है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर का प्लॉट है, लेकिन रूम में ऑलरेडी मान लो 1 atm था, तो अब तुम्हारा वेव अगर उसमें फ्लक्चुएशंस कॉज कर रहा है प्रेशर की, तो हाईएस्ट प्रेशर 1 प्लस समथिंग होगा और लोएस्ट प्रेशर 1 माइनस समथिंग होगा, विच इज स्टिल अ पॉजिटिव प्रेशर। बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एब्सोल्यूट वैल्यूज। मेरे को 1.5 और 0.5 में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को बेस लाइन के अबाउट कितना ऊपर नीचे चेंज हो रहा है, प्लस 0.5 माइनस 0.5, उसमें इंटरेस्टेड है, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू डिस्क्राइब दिस लाइक अ साइन वेव। So I don't care where it is sitting on the x-axis, y-axis. I only care how its value changes relative to its own zero, which is P naught. ये सबको समझ में आ गया लॉजिक? ठीक है, ऑल राइट। इसलिए इसको एक्सेस प्रेशर फंक्शन कहते हैं, नॉट प्रेशर फंक्शन, और इसीलिए इसको सिंबलाइज डेल्टा पी एक्स टी से करते हैं, ना कि पी एक्स टी से। पी एक्स टी इज एन एब्सोल्यूट प्रेशर, एंड इन दिस चैप्टर वी विल नेवर बी कंसर्न्ड विद द एक्चुअल एब्सोल्यूट प्रेशर, हार्डली। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द वेरिएशन ऑफ प्रेशर। अब जो वेरिएशन ऑफ प्रेशर है, इट टर्न्स आउट कि उसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में लिख देता हूँ, वैसे भी डेरिवेशन भी कर सकते थे, बट इट टेक सम टाइम एंड आई डोंट थिंक इट्स वेरी, देख लेना अगर तुम्हें चाहिए होगा तो एचसीवी में मिल जाएगा, रेजनिंग में मिल जाएगा। मैं पहले रिलेशनशिप बता देता हूँ बिटवीन दी डेल्टा पी फंक्शन एंड दी एस फंक्शन, और फिर मैं उसको यहाँ पे बना भी दूंगा। जो रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में वो ये है दैट द डेल्टा पी एक्स टी फंक्शन कैन बी गॉटन फ्रॉम द एस एक्स टी फंक्शन by taking the spatial derivative of it, d by dx of the sxt function, and multiplying the bulk modulus of the gas with it with a minus sign. ठीक है, अब देखो बल्क मॉडुलस कहां से आ गया बीच में? यू शुड एक्सपेक्ट द बल्क मॉडुलस। क्यों? बल्क मॉडुलस हैज टू डू with how much extra pressure is required to compress the gas by some unit amount, right? वो definition है bulk modulus का। यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? तुम displacement cause कर रहे हो, और ये असली में ये displacement किसने शुरू किया है? कहाँ से शुरू हुआ ये displacement? वो पिस्टन को मूव किया था। पिस्टन से। तो पिस्टन तुमने जब मूव किया होगा तो उससे SXT डिसाइड होगा, और जितना ज्यादा तुम पिस्टन मूव करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन फॉर एनी गिवन डिस्प्लेसमेंट देन द बल्क मॉडुलस विल डिसाइड हाउ मच प्रेशर इज देयर। इफ यू कंपेयर टू गैसेस, लेट्स से दो गैस हैं, दो अलग अलग टाइप के गैस हैं, दो अलग अलग पाइप्स के अंदर, एक गैस का बल्क मॉडुलस ज्यादा है, मीनिंग टू से इट इज अ लेस कंप्रेसिबल गैस, राइट? बल्क मॉडुलस ज्यादा मतलब स्टिफ। तो एक गैस है जिसका बी ज्यादा है और एक गैस है जिसका बी कम है, दोनों में ही पिस्टन को 2 सेंटीमीटर अंदर घुसाना है, किसमें ज्यादा एफर्ट लगेगा? जिसका बी ज्यादा पार्टिकल्स नहीं, ज्यादा पार्टिकल्स नहीं, बल्क मॉडुलस बी ज्यादा है, जिसका बल्क मॉडुलस ज्यादा है, ठीक है? जिसका बल्क मॉडुलस ज्यादा है, बल्क मॉडुलस इज लाइक द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ गैस. So the bigger the value of B, the stiffer the gas is, the harder it is to compress it. So if I take two different gases with two different bulk moduli and I push the piston in by the same amount, the gas which has the bigger B will require a bigger pressure to be applied, and as a result will also have internally bigger variations of pressure. ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? Yes, sir. Right?
So that's why the B shows up. And now you can see कि जहां पे S फंक्शन का स्लोप नेगेटिव है और लार्जेस्ट है, कहां पर है वो नेगेटिव लार्जेस्ट स्लोप? ई पे। तो उसी जगह पे सबसे लार्जेस्ट पॉजिटिव डेल्टा पी आता होगा। हाँ सर। यानी कि डेल्टा पी फंक्शन अगर मैं इसमें प्लॉट करना चाहता हूं तो यहाँ पे उसकी पीक आने वाली है। पहले मैं उसका हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ जिसके अबाउट मैं बना रहा हूँ उसको। और ये इससे तो मैं समझ में आ ही रहा है, वैसे तो देख के भी समझ में आ रहा था, बट इसके हिसाब से तुम देख सकते हो जहां पे लार्जेस्ट नेगेटिव स्लोप है वहीं पे लार्जेस्ट पॉजिटिव डेल्टा पी आएगा। तो यानी कि ये पोजीशन जो है प्रेशर का मैक्सिमा है। Yes. और प्रेशर का जीरो कहाँ है, डेल्टा पी का जीरो कहाँ आएगा? जहां पे Slope 0. जहां पे स्लोप जीरो होगा। वो कहाँ पे हो रहा है? वो यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है। हाँ सर। बना देता हूं इसको भी। यानी ये प्रेशर का फंक्शन है तुम्हारा। इसके आगे तो मैं खुद ही बना सकता हूँ कि कैसा दिखेगा। नहीं, ये गलत बन गया, ये ऐसा जाएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये मैंने इसी को ट्रांसलेट किया है। लेकिन तुम ड्राइंग में भी देख सकते हो कि यहाँ पे एकदम सब जमा हो गए हैं, हाई डेंसिटी हाई प्रेशर रीजन हो गया, जो कि ग्राफ एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर रहा है। दिस इज द हाईएस्ट डेल्टा पी। आई पे सब लोग छोड़ के चले गए उसको। ये वो जगह है जहाँ एस का स्लोप पॉजिटिव और लार्जेस्ट है, तो वहां पे प्रेशर का लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू है। दिस इज द मिनिमम ऑफ प्रेशर। यहाँ पे लीस्ट प्रेशर होगा पाइप में, दिख ही रहा है। ये यहाँ नहीं जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है। दिस इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली दिस इज ऑल्सो द मिनिमम वैल्यू, यू कैन सी। ये आगे ऐसे जाता, और ये एक ही टाइप की जगह है, पॉजिटिव लार्जेस्ट स्लोप। और जहां पे डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमा और मिनिमा होता है वहां पे इंसिडेंटली प्रेशर अपना डिफॉल्ट लेवल पर होता है, पी नॉट पे होता है, बेसलाइन प्रेशर पे होता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट जहां लार्जेस्ट है दोनों तरफ, जिधर का पार्टिकल सबसे ज्यादा राइट या सबसे ज्यादा लेफ्ट चला गया है, उस जगह का प्रेशर एक्चुअली वो होता है जो बेसलाइन प्रेशर था विदाउट द वेव। सर इधर डाउट आ रहा है कि लाइक मीन पोजीशन पे तो प्रेशर शुड बी 0 राइट, डेल्टा पी। नहीं, क्यों ऐसा लग रहा है तेरे को? सर क्योंकि लाइक जब भी वो एक्सट्रीम्स पे जाएगा। नहीं, वैसा नहीं है ना, वैसा नहीं है ना। एक पार्टिकल की बात नहीं है, मल्टीपल पार्टिकल्स हैं जो आउट ऑफ फेज चल रहे हैं। तो तुम मीन पोजीशन पर हो तो उससे नहीं डिसाइड होता है, तुम्हारे नेबर्स कहाँ पर हैं उससे डिसाइड होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। सर बट फिर तो ये भी नहीं कमेंट कर सकते ना कि मीन पोजीशन पे कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन हो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मीन पोजीशन पे ही एस का ग्राफ अपना साइन बदलता है, राइट? राइट। तो ऑब्वियसली मीन पोजीशन के ही इधर वाले लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में गए होते हैं। हाँ समझा। बाकी किसी जगह पे तो अगर तुम मान लो ये वाला पार्टिकल हो तो तुम्हारे बाजू वाला भी उस तरफ गया हुआ है और ये भी उस तरफ गया हुआ है, तो बहुत जगह पे तो लोग उधर या उधर जा रहे होते हैं। जहां पे एस का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है उसके ही दोनों तरफ जो है अपोजिट साइन का एस होता है। राइट, सब लोग यानी उस कि तरफ अट्रैक्टेड है ऐसा। या तो वो लोग इस तरह का है अगर कि दोनों तरफ जो है एस ऐसे है कि भाई राइट में अप या राइट एंड लेफ्ट में डाउन एंड लेफ्ट है, तो वो रेयरफैक्शन बन जाती है। राइट। या ऐसी जगह है कि भाई राइट में डाउन यानी लेफ्ट और लेफ्ट में अप यानी राइट, तो यहाँ पे कंप्रेशन बन जाती है। तो मीन पोजीशन पे ही कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनेगा, क्योंकि मीन पोजीशन के ही दोनों तरफ वाले लोग ऑपोजिट जा रहे होते हैं। अब वो अगर ऑपोजिट जा रहे होते हैं तो उधर रेयरफैक्शन बन जाता है, और अगर इधर इधर आगे होते हैं तो वो कंप्रेशन बन गया होता है। So keep this in mind, and this will be reflected in this also, that the delta P maxima and minima occur at zero displacement positions. ये मैंने 2 बार लिख दिया, पीछे भी लिख दिया था। उसमें भी तुम ये कह सकते हो कि डेल्टा P max is at S XT0
and del S by del X as negative, and delta P min is at SXT0 and del S by del X as positive, right? जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है और नेगेटिव स्लोप है वहां पे प्रेशर का मैक्सिमा बनता है, और जहां डिस्प्लेसमेंट जीरो और पॉजिटिव स्लोप है वहां पे डिस्प्लेसमेंट का मिनिमा, प्रेशर का मिनिमा बनता है. तो ये रिलेशनशिप है प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट फंक्शन के बीच में. यू विल हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट. ठीक है, यहां तक सबने फॉलो कर लिया? हाँ. So if in a room I was to generate a sound wave which produces a pressure more than that of the pressure in the room, so what would happen? It could still propagate because when it hits a minima of pressure, क्योंकि जब वो बेसिकली एक रूम में एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और तुम दो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एम्पलीट्यूड का वेव जनरेट करोगे, तो जब वो किसी जगह पे दो एटमॉस्फेरिक प्रेशर करेगा तो कहीं से पार्टिकल खींचेगा ही वो, तो किसी दूसरी जगह पे वो पूरा वैक्यूम कर देगा एकदम. Right, sir. But है ना? तो पूरा वैक्यूम अगर हो जाएगा तो बेसिकली उससे वेव में एक इफेक्ट होता है which is something, I mean we won't be discussing that case, but it produces a different kind of an effect in the wave. Secondary effects are produced in the wave at those places, but such a wave can still propagate. I mean it will basically lead to secondary waves also propagating, but the wave which is able to generate more pressure than there is in the room can still propagate in the room. हाँ, जीरो हो जाए. गौरव वही है, उसी का तेरा तू जो पूछ रहा है वो इसका स्पेशल केस है जो ये पूछ रहा है. गौरव ये पूछ रहा है कि क्या एग्जैक्टली रूम प्रेशर के बराबर एम्पलीट्यूड, तो वो हो सकता है उससे फिर कहीं पे एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा. ये बोल रहा है कि अगर उससे भी ज्यादा हुआ तो नेगेटिव प्रेशर तो नहीं हो सकता, लेकिन वो ये तो कर ही देगा कि जब वो खींचेगा पार्टिकल्स को जमा करने के लिए एक जगह पे कंप्रेशन, तो जहां जहां से खींचेगा वहां से सारे ही खींच लेगा, वहां वैक्यूम कर देगा टेम्पोररीली. तो दैट लीड्स टू सम इफेक्ट्स जो कि basically some non-linear effects are produced, but such a wave does propagate. It can still propagate. We will not be discussing something like that. हमारे केस में हमेशा हमारा wave का amplitude will be comfortably smaller than how high the baseline is above zero. Like what we are discussing is that this is the zero of pressure and the baseline is somewhere here, that this is the room pressure and the wave that you are propagating is something like this. ठीक है. मोस्टली जो है ज्यादातर बहुत सारे केसेस तो इसी से हैंडल हो जाते हैं इन रियल लाइफ, बिकॉज इफ आई एम टॉकिंग और इफ बिकॉज यू व्हाट द काइंड ऑफ अ डायफ्राम रिक्वायर्ड. तुम सोचो मेरा वोकल कॉर्ड में जो डायफ्राम है वो कितना छोटा सा और कितना वीक है, तो ऑब्वियसली वो इस रूम के प्रेशर के बराबर सक्शनिंग इफेक्ट तो जनरेट करने से रहा. आई मीन लोकली मेरे मुंह के सामने थोड़ा बहुत कर देता होगा, but it is nowhere capable of producing, like if you wanted to produce such a wave, an entire wall of the room probably will need to be a diaphragm. कि पूरा वॉल जो है रूम का बड़ा सा एम्पलीफायर की तरह ऐसे खींचे हवा को तो टेम्पोररीली बीच में रूम में एक जगह वैक्यूम कर दे, उस लेवल का मशीनरी probably लगेगा to create a kind of a wave like that. But that's not a realistic effect. Even if you go to some huge party and there's like a 20,000 watt speaker, that is still nowhere capable of generating vacuum level pressure differences, right? So real life में hardly ever इतना बड़ा कोई एक surface oscillating surface होता है जो एक macro region का pressure को एकदम zero पे ले आए. ठीक है. अच्छा, दूसरा चीज हो सकता है बाय द वे, इसका फ्लिप साइड है ये है कि एक छोटे कंटेनर के अंदर का प्रेशर जीरो पे लाया जा सकता है. लाइक इफ यू हैव अ पाइप व्हिच इज वेरी नैरो like a flute, then even your own mouth is capable of generating those kinds of pressures. As you are playing the flute, then just the way you can move your diaphragm might be able to produce in the flute the kind of pressure variations, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत कम अमाउंट ऑफ गैस है, बट ये पॉसिबल है कि उसको उतना जोर से ब्लो किया जाए, उतना जोर से सक किया जाए कि वो उसके अंदर प्रेशर डाउन टू जीरो ला सके. आई एम नॉट इवन श्योर कि इवन इतना छोटा फ्लूट के अंदर भी क्या ह्यूमन डायफ्राम केपेबल है जीरो जनरेट करने के लिए. आई एम गेसिंग प्रोबेबली नॉट, बट दिस इज समथिंग व्हिच some kind of a scenario where you could see कि maybe pressure zero पे लाया जा सकता है. But even in this case, my feeling is that it is probably not possible for a human being to even in a flute generate zero pressure, right? जब हम straw से suck करते हैं liquid को, तो basically उसका भी mechanism यही होता है कि हम अपने मुंह के अंदर partial vacuum create कर देते हैं.
तो वहां मुंह के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर बाहर के गैस के प्रेशर से कम हो जाता है, तो वो पुश कर करके इसको इसके अगेंस्ट ऊपर चढ़ा देता है. बट इवन देन वी डोंट जनरेट लाइक अ परफेक्ट वैक्यूम इन द माउथ. आई मीन इट इज नोन, इसकी कैलकुलेटेड वैल्यूज होती हैं. इट्स नॉट अ जीरो प्रेशर. लाइक अपना मुंह के अंदर इतना छोटा कैविटी में भी हम जीरो प्रेशर शायद नहीं जनरेट कर पाते. ठीक है. अच्छा, इन एनी केस, so this you will have to remember this result. And by the way, this is true for all wave shapes. इसमें देखो मैंने SXT के बारे में कुछ नहीं लिखा है. So it is pretty true for any SXT. साइन वेव्स हम पढ़ने वाले हैं वो अलग बात है चैप्टर वाइड. अभी मैं बोल दूंगा आगे कि इसके बाद से आप मान लो कि SXT is always a sine function, just like we did for wave on a string. Initially we discussed anything. YXT could represent any kind of thing. We did this kind of a problem also. This is not a sine wave. And there are results which are true for wave on a string, which are not only true for sine waves. They are true for all. In fact, most of the results that I told you are generally true for all waves. Kinetic energy का जो half mu dy by dt square है, that's true for all waves. Potential energy, power का formula, all of those are true for all waves. ये relationship between particle velocity and wave velocity is true for all shapes on string. वो y कुछ भी हो सकता है. अब sine wave डाल दो तो sine का relation आ जाएगा, लेकिन ये in general true है. Similarly, ये relationship भी सारे वेव शेप्स के लिए ट्रू है. इट इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉर साइन फंक्शन, ऑल्दो इट इज आल्सो ट्रू फॉर द साइन फंक्शन, व्हिच इज अ स्पेशल केस एंड व्हिच इज द वन दैट वी विल बी स्टडीइंग हियर आफ्टर. बट दिस इज ट्रू फॉर ऑल SXT फंक्शंस. ठीक है. तो यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा. अब अगर पर्टिकुलरली तुम बोलो, तो अब हम नैरो डाउन कर देंगे अपना अप्रोच को. अब हम हर SXT से नहीं डील कर रहे हैं. अच्छा, एक चीज और भी है बाय द वे. लाइक आई सेड, if you think of the sound wave as a transverse wave, then all of the things that you learned there can be copy pasted here. ये ग्राफ पे आ जाओ. Can you tell me in this drawing which particle is currently at rest, meaning has zero speed right now? Which particle or particles? Correct, Arnav? Basically any particle. नहीं Harshit, E and I do not have zero speeds. E and I have maximum speeds. हाँ Ashni, correct, midway. E and I, particles which are at their mean position must be going the fastest, right? क्योंकि वो SHM कर रहे हैं, तो अभी अपना mean position cross कर रहे हैं वो. So they are of course fastest in their motion. Particles which are at rest are those particles which are currently at their extremities in displacement, meaning C, meaning G. G अपना G मैंने गलत बता दिया शायद. नहीं, G इधर आया हुआ है ना, सही है. G अपना लेफ्ट एक्सट्रीम पे पहुंचा हुआ है और अब वो वापस जाना चालू करेगा. तो इस इंस्टेंट पर G रेस्ट पर आया है, ऐसे करके रेस्ट पर आके वापस जाएगा. सिमिलरली ये वाला. लेकिन E और I जो है ये तो मीन पोजीशन पर है, क्रॉस कर रहे हैं मीन पोजीशन, सो दे मस्ट बी गोइंग द फास्टेस्ट. So these particles also have different speeds at this moment and in different directions. How can we find out who is going which way and how fast? Again, the approach is to look at the SXT function not as simply the SXT function but as a wave on a string. और उसमें अगर वो राइट जा रही है वेव, मान लो ये वेव राइट को जा रही है, ठीक है, तो इसमें जैसे तुम निकालते थे कि भाई अगर ये वेव राइट को जा रही है तो कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है, वही लॉजिक से तुम निकाल लो और फिर कन्वर्ट कर दो ऊपर को राइट में और नीचे को लेफ्ट में. तुम लोग समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? यानी to find the current velocities of the particles in a longitudinal wave, you look at the SXT function of that wave, but instead of looking at it as the SXT function, you treat that SXT function as a wave on a string, and then answer the problem as if you are solving a wave on a string problem. Who's going where, up or down, how fast? And then later, after you have found for everything up and down, you simply convert up to right and down to left. So for example, if you look at E, if this is a wave on a string and going to the right, then which way is E going? Which way is E going and how fast? वेव ऑन स्ट्रिंग का लॉजिक लगाना है. अब जा रहा होगा. अगर ये वेव राइट जा रही है तो ये पार्टिकल अब जा रहा होगा और फास्टेस्ट जा रहा होगा.
क्योंकि वेव स्पीड और पार्टिकल स्पीड में स्लोप का रिलेशन था। तो ये अप और राइट जा रहा है, अप जा रहा है मैक्स से, तो एक्चुअली इन एक्चुअल फैक्ट ये राइट जा रहा है मैक्स स्पीड से। Yes, sir. आई कहाँ जा रहा होगा? नीचे जा रहा होगा वेव के आगे जाने से, और मैक्सिमम स्पीड से नीचे जा रहा होगा, तो आई एक्चुअली करंटली लेफ्ट जा रहा है मैक्सिमम स्पीड से। तो अब तुम्हें इनका मोशन भी दिखेगा, मैं एरोज लगा रहा हूँ, अभी तक तुम इनकी पोजीशंस देख रहे थे, अब तुम इनका मोशन भी देख सकते। सिमिलरली डी और एफ दोनों एक ही टाइप का स्लोप पे बैठे हैं, तो दोनों का स्पीड सेम होगा और ये दोनों ऊपर ही जा रहे होंगे, क्योंकि ये पूरा स्लोप, वेव ऑन स्ट्रिंग में सब एक स्लोप वाले लोग ऊपर जा रहे होते हैं, तो ऊपर माने राइट है, यानी डी भी राइट जा रहा है, नीचे बनाए तो इसके एक लोअर स्पीड से, और एफ भी राइट जा रहा है एक लोअर स्पीड से। ये ड्राइंग समझ में आया तुम लोगों को? यस सर। जी कहाँ जा रहा है? जी की कितनी स्पीड है इस ग्राफ में? 0। तो जी करंटली रेस्ट पर है। एच की क्या है? उतनी ही जितनी इन दोनों की थी, लेकिन एच क्योंकि इस स्लोप पर है, ग्राफ के आगे जाने से एच नीचे आ रहा होगा, करेक्ट? तो एच को लेफ्ट में जा, बेसिकली जो जो मिडवे हैं वो इस स्पीड से लेफ्ट या राइट जा रहे हैं, जो जो मीन पोजीशन पर हैं वो हाईएस्ट स्पीड से जा रहे हैं, और जो जो एक्सट्रीम पर है वो रेस्ट पर आ गए हैं। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये रेस्ट पर है, रेस्ट पर है, ये मिडवे है। और अगर तुम इसको इस पे देखोगे तो वेव के आगे जाने से नीचे उतर रहा होगा, तो ये स्पीड से पीछे जा रहा है, और ए मैक्स स्पीड से पीछे जा रहा होगा। ए इज लाइक आई, ए पे भी रेयर फैक्शन बना हुआ है। और जे का स्टोरी क्या होगा? जे का स्टोरी वैसा होगा जैसा इसका है, ये भी लेफ्ट जा रहा होगा क्योंकि ये भी उसी स्लोप पर है। तो अब इनकी वेलोसिटीज देख के तुम्हें ये भी दिख रहा होगा होपफुली, पोजीशंस देख के तो तुम्हें करंट इंफॉर्मेशन पता चलती है कि अभी क्या चल रहा है। वेलोसिटीज देख के तुम्हें थोड़ा सा फ्यूचर दिखता है, तो वेलोसिटीज देख के देख पा रहे हो कि कंप्रेशन जो है वो अब इंस्टेड ऑफ ई वो एफ पे फॉर्म होने वाला है। इन द नेक्स्ट इंस्टेंट if you hit play, you can see how the velocity vectors are directed. You can see that the compression is now going to arrive or form at f, क्योंकि f के सारे लेफ्ट वाले, एंड इस तरीके से चलता रहेगा। ऑब्वियसली पार्टिकल्स अपनी जगह पे ऑसिलेट करते रहेंगे, लेकिन उनके ऑसिलेशन से एक पैटर्न हमें शिफ्ट होता दिखाई देगा। ठीक है, सो एवरीथिंग इंक्लूडिंग वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशंस, मैं लिख देता हूं यहाँ पर ये पॉइंट, all kinematical properties meaning position, velocity, acceleration can be found for longitudinal wave by treating its SXT as a transverse wave and converting up to right and down to left। बस सब चीजें जो उधर ट्रू है वो इधर भी ट्रू है। कब वेलोसिटी मैक्स होगी, कब जीरो होगी, कब एक्सेलरेशन मैक्स होगी, कब जीरो होगी, वो सारे जो रिलेशनशिप लॉन्जिट्यूड ट्रांसवर्स वेव्स के लिए हमने पढ़े हैं, जो कि बेसिकली एसएचएम से ही फॉलो करते हैं, वो इधर भी ट्रू है, बट तुम्हें बस बेसिकली उसको रोटेट कर देना है। ठीक है, क्लियर सो फार? यस सर। यस सर। ऑलराइट, तो एक चीज और कर लेते हैं फिर खत्म करते हैं आज के लिए। अब अगर मान लो इन पर्टिकुलर इफ योर SXT फंक्शन is given by S0 sin kx minus omega t, let's say plus 5, ये हो गया अब हमारा साइनोसॉइडल साउंड वेव्स। अब से हम अपने आप को एक शेप पे लिमिट कर दे रहे हैं, विच इज द साइन वेव, राइट? जैसे हमने वेव ऑन स्ट्रिंग में भी किया, वो यहाँ पर भी हम कर दे रहे हैं। तो अब अगर इन पर्टिकुलर इफ योर SXT फंक्शन इज S0 sin this, where S0 is what?
इट इज द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, कितना वो मैक्स जाता है राइट या लेफ्ट। कर तो वो SHM ही रहा एक पार्टिकल, तो राइट और लेफ्ट में कितना एक्सट्रीम चला जाता है वो अपनी मेन पोजीशन से, दैट इज S0। इट इज द काउंटर पार्ट टू A। जो YXT में A था वो SXT का S0 है, राइट। उसमें वर्टिकल एम्पलीट्यूड था, इसमें हॉरिजॉन्टल एम्पलीट्यूड है, but that is what it is. S0 is simply the displacement amplitude. If that's the case, then the corresponding pressure function will be found by doing minus d del S by del X, which means minus B, ठीक है। del S by del X करूंगा तो क्या होगा, S0 बाहर ही रहेगा और K बाहर आ जाएगा और ये कोसाइन बन जाएगा, बराबर। And this part can then be treated as the pressure, excess pressure amplitude. तुम लोग समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? All right. And you can see कि अगर तुम्हारा SXT ग्राफ साइन है तो तुम्हारा PXT ग्राफ नेगेटिव कोसाइन है। ये तुम यहां पर भी देख सकते हो, किधर गेट ड्रॉइंग। If this is a sine function, then this is definitely a minus cosine function. It is cosine because इसका जीरो उसके मैक्स पे आता है, और ये नेगेटिव कोसाइन है क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे साइन जीरो है वहां ये +1 होने के बजाय -1, so it's a cosine with a minus sign. So if the S function is a proper sign, then the P function is a negative cosine function, right? That is what this is saying. And dk S0 becomes the excess pressure amplitude. तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का हमें प्रेशर एम्पलीट्यूड से रिलेशन मिल गया। दिस इज ओनली इन साइन वेव्स, क्योंकि मैंने अब अज्यूम किया है कि साइन फंक्शन। तो व्हाट इज एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड? एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड इज BK S0. This is an important result, you will have to remember it. ठीक है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक्सेस प्रेशर, यानी ये ग्राफ में ये हाइट जो है BK S0 है। अगर ये S0 है तो ये हाइट BK S0 है इन द प्रेशर स्केल। ठीक है, कितना मैक्स प्रेशर वेरी करता है अपनी डिफॉल्ट वैल्यू से दोनों तरफ is called pressure amplitude or excess pressure amplitude, and it is related to the displacement amplitude via this equation. It is also related to the compressibility or the lack of compressibility of the gas, and it is also related to the wavelength of the wave that you are putting in the pipe. ठीक है, all right? Yes. तो बहुत सारे तो इसी बेसिक रिजल्ट पे आ जाते हैं कि भाई प्रेशर एम्पलीट्यूड दे दिया है, फिर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं वेव का इक्वेशन लिख के। तो वो सब तुम लोग कर सकते हो, मैं दे दूंगा तुम लोगों को कौन से तुम लोग कर सकते हो साउंड के बेसिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, तो आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर हम इसके बाद से आगे पढ़ेंगे। अभी तक मोर और लेस जो है ट्रांसवर्स वेव का ही लॉजिक चल रहा है। लॉजिकली वही चीज है, सिर्फ इसमें कुछ टर्म्स नए हैं, बट अदर देन दैट इट इज हार्डली डिफरेंट फ्रॉम वेव ऑन अ स्ट्रिंग, राइट। अब इसके आगे से फिर इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कुछ चीजें इसमें बिल्कुल कॉपी पेस्ट होने वाली हैं। जैसे इसमें जब स्टैंडिंग वेव का डिस्कशन आएगा तो बिल्कुल जो पीछे हार्मोनिक ओवरटोन का डिस्कशन किया है वो सारा का सारा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। But some things are particular to sound, like what we do with the energy of sound, and then there are other things we discuss here which we don't discuss in wave on a string, like Doppler effect and all. तो वो सब हम बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है? Alright, any questions? Sir, last page दिखा सकते हो? सर इसी पेज पे आपने जो YXT 2/1/2 माइनस x पे लिखा था, ये कौन सा पार्ट था डिस्कशन का? नहीं, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा था कि जैसे बहुत सारे रिजल्ट वेव ऑन अ स्ट्रिंग में जो है वो किसी भी y के लिए वैलिड है। अच्छा, सॉरी, हाँ, करेक्ट।
सारे जनरल रिजल्ट्स हैं, तो ये भी एक जनरल रिजल्ट है जो किसी भी एक्स के लिए एस फंक्शन के लिए वैलिड है। उसका साइन फंक्शन होना जरूरी नहीं है, ये एक जनरल रिजल्ट है। ठीक है, Got it. हाँ मिताली देख ले। ऑलराइट, चलो फिर। ठीक है रिदम, मैं बोल दूंगा गौतम को टू शेयर, टू आस्क योर कोऑर्डिनेटर्स टू शेयर दैट पीडीएफ विद यू। नहीं रहेगा तो मेरे पास आएगा तो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे।